3 नवंबर 1947। कश्मीर की सर्द और कंपा देने वाली हवाओं में उस दिन सिर्फ ठंड नहीं थी, बल्कि बारूद की एक खौफनाक गंध घुली हुई थी। श्रीनगर एयरपोर्ट से कुछ ही मील की दूरी पर स्थित बडगाम का इलाका, जो हमेशा अपनी शांति के लिए जाना जाता था, आज मौत के साये में था। एक तरफ 700 से ज्यादा खूंखार और हथियारों से लैस कबायली घुसपैठिए थे, जिनकी आंखों में सिर्फ खून और तबाही की प्यास थी, और दूसरी तरफ थे भारतीय सेना की 4थी कुमाऊं रेजिमेंट के सिर्फ 50 जवान। 700 के मुकाबले सिर्फ 50। मौत का यह गणित बिल्कुल साफ था, बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। इन 50 जवानों का नेतृत्व कर रहा था एक 24 साल का युवा मेजर। उस मेजर का एक हाथ प्लास्टर में बंधा हुआ था। वह चाहकर भी अपनी राइफल ठीक से नहीं पकड़ सकता था। दुश्मन लगातार करीब आ रहा था। गोलियों की बौछार बारिश की तरह हो रही थी, और तब उस टूटते हुए मोर्चे से वायरलेस सेट पर एक संदेश गूंजा। एक ऐसा संदेश जो आज भी भारतीय सेना के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। उस युवा मेजर ने अपने हेडक्वार्टर को जो आखिरी संदेश भेजा, वो कुछ यूं था: दुश्मन हमसे केवल 50 गज की दूरी पर है, हमारी गिनती बहुत कम है, हम पर भयानक गोलाबारी हो रही है, लेकिन मैं 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा। जब तक हमारे पास एक भी जवान और एक भी गोली बाकी है, हम लड़ेंगे। ये कोई हॉलीवुड या बॉलीवुड फिल्म का डायलॉग नहीं था। ये उस शूरवीर के आखिरी शब्द थे, जिसने अगर उस दिन वो खौफनाक फैसला नहीं लिया होता, तो आज कश्मीर का नक्शा कुछ और ही होता। अगर वो 50 जवान उस दिन बडगाम में अपना खून नहीं बहाते, तो श्रीनगर एयरपोर्ट दुश्मनों के कब्जे में होता और पूरा कश्मीर भारत के हाथ से निकल चुका होता। अगस्त 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ, तो 500 से ज्यादा रियासतों को यह तय करना था कि वे भारत के साथ जाएंगी या पाकिस्तान के साथ। कश्मीर के महाराजा हरि सिंह असमंजस में थे। वे एक स्वतंत्र देश का सपना देख रहे थे, लेकिन उनका यह सपना बहुत जल्द एक भयानक दुःस्वप्न में बदलने वाला था। अक्टूबर 1947 का आखिरी हफ्ता। पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जा करने के लिए एक बेहद गुप्त और खौफनाक योजना बनाई, ऑपरेशन गुलमर्ग। पाकिस्तानी सेना के जनरलों ने खूंखार कबायली लड़ाकों को आधुनिक हथियार दिए और उन्हें कश्मीर की तरफ धकेल दिया। 22 अक्टूबर को मुजफ्फराबाद में कत्लेआम शुरू हुआ, उड़ी और फिर बारामूला में जो हुआ, वो इंसानियत के नाम पर एक ऐसा कलंक है जिसे इतिहास कभी भुला नहीं सकता। इन घुसपैठियों ने बच्चों, औरतों और बुजुर्गों को नहीं बख्शा। पूरा शहर जल रहा था। उनका अगला लक्ष्य था श्रीनगर, और श्रीनगर पहुंचने का सबसे अहम रास्ता था श्रीनगर का हवाई अड्डा। रणनीति बिल्कुल साफ थी। अगर घुसपैठियों ने श्रीनगर एयरपोर्ट पर कब्जा कर लिया, तो भारत से कोई भी मदद कश्मीर नहीं पहुंच पाएगी, और अगर एयरपोर्ट गया तो कश्मीर हमेशा के लिए पाकिस्तान का हो जाएगा। महाराजा हरि सिंह ने घबराहट में भारत से मदद मांगी और 26 अक्टूबर को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। कश्मीर अब आधिकारिक तौर पर भारत का हिस्सा था, लेकिन कागजों पर दस्तखत होने से जमीन पर हालात नहीं बदलते। दुश्मन श्रीनगर के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। समय रेत की तरह हाथों से फिसल रहा था। 27 अक्टूबर की सुबह भारतीय वायुसेना के डकोटा विमानों ने सैनिकों को लेकर श्रीनगर एयरपोर्ट पर उतरना शुरू किया। यह दुनिया के इतिहास के सबसे बड़े और सबसे खतरनाक एयरलिफ्ट में से एक था। इसी सैन्य टुकड़ी का हिस्सा थी 4 कुमाऊं रेजिमेंट, और इसी रेजिमेंट में थे मेजर सोमनाथ शर्मा। लेकिन मेजर शर्मा का कश्मीर जाना इतना आसान नहीं था। कहानी में सबसे हैरान कर देने वाला मोड़ यहीं से शुरू होता है। मेजर शर्मा का बायां हाथ बुरी तरह फ्रैक्चर था। हॉकी खेलते हुए उनके हाथ की हड्डी टूट गई थी और उनके पूरे हाथ पर प्लास्टर बंधा हुआ था। जब उनकी बटालियन को कश्मीर जाने का आदेश मिला, तो उनके कमांडिंग ऑफिसर ने उन्हें साफ मना कर दिया। डॉक्टरों की सख्त हिदायत थी कि उन्हें पूरी तरह आराम करना चाहिए। एक सैनिक जिसका एक हाथ बेकार हो चुका हो, वो युद्ध के मैदान में क्या करेगा? लेकिन सोमनाथ शर्मा कोई आम इंसान नहीं थे। उनके खून में वीरता दौड़ती थी। उनका जन्म 31 जनवरी 1923 को हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में एक सैन्य परिवार में हुआ था। उनके पिता मेजर जनरल अमरनाथ शर्मा खुद एक सजे धजे सैन्य अधिकारी थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बर्मा यानी अब म्यांमार के अराकान अभियान में सोमनाथ शर्मा जापानियों के खिलाफ अपनी बहादुरी का लोहा मनवा चुके थे। वहां भी उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना अपने घायल अर्दली बहादुर को भारी गोलीबारी के बीच अपने कंधों पर उठाकर बचाया था। जब कुमाऊं रेजिमेंट कश्मीर के लिए निकल रही थी, तो सोमनाथ शर्मा ने अपने सीनियर्स से जिद पकड़ ली। उन्होंने कहा, मैं अपनी कंपनी को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। मेरे जवान मेरे बिना युद्ध में नहीं जाएंगे। अगर मैं उनके साथ नहीं गया, तो मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। उनकी जिद, उनका जुनून और उनकी आंखों में अपनी मातृभूमि के लिए जो आग थी, उसके आगे कमांडिंग ऑफिसर को झुकना पड़ा। और इस तरह एक टूटे हुए हाथ वाला मेजर मौत के उस मैदान की तरफ निकल पड़ा
जहां से उसकी वापसी कभी नहीं होनी थी। 31 अक्टूबर को मेजर शर्मा की कंपनी श्रीनगर पहुंची। हालात बद से बदतर हो रहे थे। भारतीय सेना मुख्य सड़कों पर घुसपैठियों को रोक रही थी, लेकिन दुश्मन बहुत चालाक था। उन्होंने मुख्य रास्तों को छोड़कर छोटे और गुप्त रास्तों से श्रीनगर एयरपोर्ट की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। बड़गाम का गांव उसी रास्ते में पड़ता था। 3 नवंबर की सुबह ठंड हड्डियां कंपा रही थी। मेजर शर्मा की डी कंपनी को आदेश मिला कि वे बड़गाम गांव की तरफ पेट्रोलिंग के लिए जाएं और वहां की स्थिति का जायजा लें। सुबह करीब 11 बजे उनकी कंपनी बड़गाम पहुंची। शुरुआत में सब कुछ शांत लगा। गांव वाले अपने रोजमर्रा के कामों में लगे थे। कोई हलचल नहीं थी। दोपहर करीब 2 बजे के आसपास मेजर शर्मा ने हेडक्वार्टर को रिपोर्ट दी कि सब कुछ सामान्य है और वो जल्द ही वापस लौटने वाले हैं। लेकिन यह शांति एक बहुत बड़े तूफान से पहले की खामोशी थी, एक ऐसा धोखा जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। गांव वालों के भेष में आसपास के घरों और जंगलों में सैकड़ों कबायली घुसपैठिए घात लगाए बैठे थे। वे बस सही मौके का इंतजार कर रहे थे। दोपहर लगभग 2:30 बजे अचानक बड़गाम के एक घर से फायर हुआ। यह एक स्नाइपर शॉट था। इससे पहले कि भारतीय जवान कुछ समझ पाते, तीनों तरफ से भारी गोलाबारी शुरू हो गई। दुश्मन ने मोर्टार, लाइट मशीन गन और राइफलों से हमला बोल दिया था। मेजर शर्मा ने तुरंत स्थिति की गंभीरता को भांप लिया। उन्होंने देखा कि उनकी 50 जवानों की टुकड़ी को करीब 700 से 800 दुश्मनों ने घेर लिया है। अनुपात 1:15 का था, यानी हर एक भारतीय जवान के सामने 15 दुश्मन। और दुश्मन ऐसी जगह पर ऊंचाई पर बैठा था जहां से उन्हें हर चीज साफ दिखाई दे रही थी। ये वो पल था जहां बड़े बड़े दिग्गजों के हौसले पस्त हो जाते हैं। पीछे हटने का विकल्प खुला था। अगर मेजर शर्मा चाहते तो अपनी जान बचाकर पीछे हट सकते थे, लेकिन उन्होंने मैप की तरफ देखा। बड़गाम से श्रीनगर एयरपोर्ट की दूरी बहुत कम थी। अगर उनकी डी कंपनी वहां से हट जाती तो दुश्मन के लिए एयरपोर्ट तक पहुंचने का रास्ता बिल्कुल साफ हो जाता, और एयरपोर्ट हाथ से जाने का मतलब था पूरा कश्मीर हाथ से जाना। उस 24 साल के युवा मेजर ने फैसला कर लिया था। पीछे हटना उनके खून में नहीं था। उन्होंने अपनी कंपनी को हर कीमत पर अपनी पोजीशन होल्ड करने का आदेश दिया। युद्ध भयानक रूप ले चुका था। दुश्मन लगातार मोर्टार दाग रहा था। भारतीय जवानों की गिनती कम थी और उनके पास गोला बारूद भी सीमित था। ऐसे में मेजर शर्मा ने जो किया वह मानवीय साहस की सभी सीमाओं को पार कर जाता है। उनका बायां हाथ प्लास्टर में था। वे राइफल नहीं चला सकते थे, लेकिन वे शांत नहीं बैठे। वे गोलियों की परवाह किए बिना एक खंदक से दूसरी खंदक, एक मोर्चे से दूसरे मोर्चे तक दौड़ने लगे। वे अपने जवानों का हौसला बढ़ा रहे थे। जब उन्होंने देखा कि जवानों के पास गोलियां खत्म हो रही हैं, तो वे खुद हथियारों के बक्से खोलकर अपने एक सही हाथ से मैगजीन भरने लगे। जरा कल्पना कीजिए उस दृश्य की। चारों तरफ से गोलियों की बारिश हो रही है, मोर्टार फट रहे हैं, खून बह रहा है, और बीच में एक कमांडर जिसका एक हाथ टूटा हुआ है। वो अपने दांतों और एक हाथ के सहारे गोलियां लोड कर रहा है और अपने जवानों की तरफ उछाल रहा है। दुश्मन लगातार करीब आ रहा था। 100 गज, 80 गज, 50 गज। मेजर शर्मा ने हेडक्वार्टर को वो ऐतिहासिक रेडियो संदेश भेजा जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था। मैं 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा। उन्होंने हेडक्वार्टर से हवाई मदद और अतिरिक्त कुमुख रीइंफोर्समेंट्स की मांग की, लेकिन वो जानते थे कि मदद पहुंचने में वक्त लगेगा और उस वक्त को खरीदने के लिए उन्हें अपने खून की कीमत चुकानी होगी। तभी दोपहर के करीब 3 बजे एक दिल दहला देने वाली घटना घटी। मेजर शर्मा एक मोर्चे पर बैठे अपने जवानों को गोला बारूद दे रहे थे। तभी दुश्मन का एक मोर्टार शेल बिल्कुल उनके पास आकर गिरा। एक कान फोड़ देने वाला धमाका हुआ। धूल और धुएं का गुबार उठा। जब धुआं छंटा तो वो मंजर ऐसा था जिसने हर जवान के दिल को चीर कर रख दिया। उनका चहेता कमांडर, उनका बहादुर मेजर सोमनाथ शर्मा देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दे चुका था। शहादत उनके हिस्से आ चुकी थी। लेकिन क्या मेजर शर्मा की मौत के बाद उनकी कंपनी टूट गई? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि इसका उल्टा हुआ। अपने कमांडर की शहादत ने कुमाऊं रेजिमेंट के उन बचे हुए जवानों के अंदर एक ऐसा ज्वालामुखी जगा दिया जिसे बुझाना दुश्मनों के बस की बात नहीं थी। मेजर शर्मा के वो आखिरी शब्द उनके कानों में गूंज रहे थे, लड़ना है, आखिरी जवान और आखिरी गोली तक। उन बचे हुए जवानों ने अगले 6 घंटों तक बिना अपने कमांडर के उन 700 दुश्मनों को उसी जगह पर रोक कर रखा। उन्होंने दुश्मनों को 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ने दिया। दुश्मन हैरान थे कि आखिर ये मुट्ठी भर लोग किस मिट्टी के बने हैं जो मरने के बावजूद हार नहीं मान रहे। और उन 6 घंटों ने इतिहास बदल दिया। उन 6 घंटों में भारतीय सेना के हेडक्वार्टर को समय मिल गया। पहली सिख रेजिमेंट और कुमाऊं रेजिमेंट की बाकी टुकड़ियां बड़गाम पहुंच गईं। भारतीय वायुसेना के विमानों ने आसमान से आग बरसना शुरू कर दिया। जब नई टुकड़ियां वहां पहुंची
तो उन्होंने देखा कि बड़गाम का मैदान दुश्मनों की लाशों से पटा पड़ा था। 50 जवानों ने 200 से ज्यादा दुश्मनों को मार गिराया था। दुश्मन भाग खड़े हुए थे। श्रीनगर एयरपोर्ट सुरक्षित था, कश्मीर बच गया था। लेकिन उस जीत की जो कीमत भारत ने चुकाई थी वो बहुत बड़ी थी। जब मेजर सोमनाथ शर्मा का पार्थिव शरीर वहां से उठाया गया तो उनकी जेब से श्रीमद् भगवद गीता की एक छोटी सी किताब मिली, जिसे वे हमेशा अपने साथ रखते थे। गीता का वो ज्ञान कि शरीर नश्वर है और आत्मा अमर है, जैसे उन्होंने अपने जीवन में पूरी तरह से उतार लिया था। भारत सरकार ने उनके इस अदम्य साहस, असाधारण वीरता और सर्वोच्च बलिदान के लिए उन्हें मरणोपरांत स्वतंत्र भारत का पहला और सबसे बड़ा सैन्य सम्मान परमवीर चक्र प्रदान किया। आज जब हम खुली हवा में सांस लेते हैं, जब हम कश्मीर की खूबसूरत वादियों की तस्वीरें देखते हैं, तो हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि उन वादियों की बर्फ में मेजर सोमनाथ शर्मा और उनके उन जवानों का खून मिला हुआ है। उन्होंने अपने आज को हमारे कल के लिए कुर्बान कर दिया। मेजर सोमनाथ शर्मा सिर्फ एक नाम नहीं है, वो एक प्रतीक है। वो प्रतीक है उस जज्बे का जो कहता है कि जब बात देश की आन बान और शान पर आ जाए तो टूटी हुई हड्डियां और सामने खड़ी मौत भी मायने नहीं रखती। वो हमें सिखाते हैं कि असली हार तब नहीं होती जब दुश्मन ताकतवर हो, असली हार तब होती है जब हम लड़ना छोड़ देते हैं।